और क्या हाल है बालक तुम लोग का? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? क्लासरूम में रहता था तो डेली रिप्लाई करता था यार। इसमें तो डेली मैं पूछता हूँ, फिर खुद से ही आंसर फील करना पड़ता है कि तुम लोग पढ़ता होगा। आंसर कुछ आता नहीं है, क्या करोगे? कंडीशन ही ऐसा है, ये सिचुएशन ही ऐसा है जिसमें तुम लोग को पूरा मौका मिला हुआ है आराम करने का, और अगर ईमानदारी से करो तो फिर पढ़ाई करने का। ये तो डिपेंड करेगा, ये तो जब लॉकडाउन के बाद आओगे तभी पता चलेगा कि यूटिलाइजेशन कैसा किया तुम लोगों ने। फिलहाल तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ो, जो हर दिन कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हो, बहुत आराम से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो याद कर दें, लिखवा दें आपको कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये एयर मीडियम के था, ये था। और किसी भी मीडियम में अगर बात करो तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ एप्सिलॉन आर था, ये किसी मीडियम में था। ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था, याद करो। आज अब हम इस फार्मूला को लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम के टाइप्स को देखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। छोटे सवाल से शुरू करके धीरे धीरे करके कूलम्ब्स लॉ के अच्छे से अच्छे सवाल पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बेसिक पहले जो टर्म है उस पे बात करें। एग्जांपल शुरू करते हैं, देख लो। टू पार्टिकल आर प्लेस्ड, small r equals 3 meter apart, then find minimum force between particle। दो पार्टिकल को आपने 3 मीटर के दूरी पे रखा है। प्रॉब्लम आपसे पूछता है कि कम से कम कितना फोर्स लगेगा, आप कैलकुलेट करके बता दो। कम से कम कितना लगेगा, देखते हैं कितना लगने का चांसेस है। एक पार्टिकल आपका ये है और एक पार्टिकल आपका ये है। इसका नेम ए, इसका नेम बी, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 3 मीटर। करेक्ट? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 3 मीटर। प्रॉब्लम ने बोला फोर्स निकालो। फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर भी लेते यार, लेकिन चक्कर है कि ए पे कितना चार्ज है और बी पे कितना चार्ज है, ये तो प्रॉब्लम ने दिया ही नहीं। ए का चार्ज नहीं दिया हुआ है, बी का चार्ज नहीं दिया हुआ है, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला लिखते हैं, देख लो। फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है K इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो K कप्पा कांस्टेंट ये तो फिक्स है, R सेपरेशन ये तो फिक्स है, दे रखा प्रॉब्लम ने। प्रॉब्लम का कहना है कि फोर्स हमारा क्या चाहिए, तो मिनिमम चाहिए। इसका मतलब है कि QA एंड QB जो होना चाहिए मिनिमम। आप कहिएगा मिनिमम क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ज्यादा, QA ज्यादा है तब भी फोर्स ज्यादा होगा, QB ज्यादा है तब भी फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर फोर्स मिनिमम चाहिए तो ये दोनों क्या, तो मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कि चार्ज मिनिमम दो नहीं एक ही होता है, और वो कुछ और नहीं कितना के बराबर। क्योंकि चार्ज मिनिमम चाहिए तो दुनिया का जो सबसे कम पॉसिबल चार्ज है
याद करो वो चार्ज मैंने लिखा था 1.6 10⁻⁻⁹ तो फोर्स को मिनिमम करने के लिए चार्ज का वैल्यू मिनिमम चाहिए और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं कि दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है तो फोर्स भी मिनिमम होगा। आप कह सकते हो देन F इक्वल्स कितना, तो K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मतलब 3 का स्क्वायर। आप कह सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ 2.56 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय 9। आप कहोगे 2.56 तो समझ में आ गया, मतलब दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स। इससे कम फोर्स इस दुनिया में दो चार्ज पार्टिकल के बीच काम करे ये पॉसिबल नहीं है। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच कम से कम कितना लगेगा, निकल जाएगा। अरे सही है। अगला एग्जांपल देख लो। टू चार्ज पार्टिकल carrying charge Q1 equals 6 microcoulomb and Q2 equals 8 या कह लो 18 microcoulomb are placed r meter apart if Q1 repel Q2 by a force F Newton, then find force applied by Q2 on Q1। बड़ा ही छोटा छोटा सवाल होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है। देख लो प्रॉब्लम ने क्या कहा, ध्यान देकर देखना। पहले तो छाप लो, उसके बाद देख लो। प्रॉब्लम का कहना है कि दो चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन है, तो एक Q1 और दूसरा Q2। सही बात है, Q1 और Q2 लिखते हैं हम। एक है Q1 और दूसरा है Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन है। दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया है, दोनों ने एक दूसरे पे, देख लो ये Q1 और ये Q2 दोनों ने एक दूसरे पे लगाया। कितना, तो ये याद कर, मैंने बताया था फोर्स ऑन 2/1 और ये मैंने बताया था फोर्स ऑन 1/2। अगर आप कहोगे फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला का बात करो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और दिस आल्सो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय। इसका मतलब हुआ कि F12 F21 ये दोनों सेम या अलग अलग, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब यहां देख क्या गड़बड़ी होता है। Q1 दिया 6, Q2 दिया 18। Q1 Q2 को रिपेल करता है F से। बच्चों को यही लगता है कि अगर 6 न्यूटन वाला F लगाएगा तो 18 न्यूटन वाला कितना, तो उसका 3 गुना मतलब 3F लगा देगा। अगर ये इंडिविजुअल एक चार्ज के कारण फोर्स होता तो मैं मानता कि आप सही हो,
जो कुलम्स फोर्स लगता है ये दो चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन के कारण लगता है। ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, दोनों लगाता है म्यूचुअल एक दूसरे पे। तो अगर ए ने बी पे लगाया उसमें Q1 और Q2 दोनों मतलब ए और बी दोनों का चार्ज इन्वॉल्व है, बी ने ए पे लगाया उसमें भी दोनों का चार्ज इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट में है। तो आप A इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी बोलो या क्यू बी इंटू क्यू ए बोलो, क्या बदलने का कोई चांस है? अगर बदलने का कोई चांस नहीं है तो ये जो कहना है कि चार्ज 3 गुना होने से फोर्स 3 गुना, ये गलत हो जाता है। आप क्या कहोगे? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। इसका मतलब है यही अगर वैल्यू लिखने का मन करे तो लिख लो ना। ये कहोगे कितना था? 6 इंटू 10 टू द पावर -6, 18 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आर स्क्वायर। और यहां भी बोलोगे तो कितना? k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6, 18 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना? अब आप देख लो कि दोनों में सब कुछ k r स्क्वायर सेम, ये फोर्स का वैल्यू, ये चार्ज का वैल्यू सेम, फोर्स भी क्या होगा? इसका मतलब है कि फोर्स ऑन 2/1, ये कह रहे हैं 18 माइक्रोकूलम, ये बोल रहे हैं 6 माइक्रोकूलम। फोर्स ऑन 2/1 F, देन फोर्स ऑन 1/2 भी क्या होगा? F, मतलब F21 F12 ये हर हाल में 1:1 होता है। छोटा लेकिन बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। याद रखना कि दो चार्ज पार्टिकल चाहे उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना भी क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का फोर्स लगाता है। दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड हर हाल में सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन नेचर जो होगा वो सेम नहीं, नेचर एक दूसरे का अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। नेचर का मतलब फोर्स का नेचर नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये अगर फॉरवर्ड लग रहा है तो ये किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। करेक्ट? अगला देखिए, आगे देखो, आगे देखो, अगला एग्जांपल देखते हैं। टू पार्टिकल carrying charge Q1 equals 8 microcoulomb and Q2 equals 6 microcoulomb are placed small or equals 3 meter apart। मिली कूलम कर लो, कैलकुलेशन आसान रहेगा। Then find फोर्स बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये आप कैलकुलेट कीजिए। देख लो जी, देख लो क्या कहा प्रॉब्लम में। आप मैं अगर बोलूं, मैं बोलूंगा क्या कि दो पार्टिकल है तुम्हारा Q1, Q1 कितना दे रखा सवाल ने? तो 8 माइक्रोकूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 6 मिली कूलम। देखो दोनों चार्ज Q1 और Q2 सेम नेचर का है या अपोजिट? तो दोनों दिख रहा है, पॉजिटिव है तो दोनों है। प्रॉब्लम ने कहा नेगेटिव, अगर कहता तो हम लोग लेते। तो दोनों का नेचर सेम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये रिपल्सन फोर्स है कितना? आप कहोगे Fr and that equals K Q1 Q2 divided by, जनरल फॉर्मूला लगाओ बस। K का मतलब कप्पा कांस्टेंट आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 आप जानते हो -6, 6 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9। आप कहोगे कितना? तो 48 इंटू ये 9 कैंसिल, मतलब 48 न्यूटन के बराबर। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ और नहीं, कितना के बराबर है? 48 न्यूटन के बराबर। बड़ा सिंपल सिंपल सवाल है ये सब, इसलिए फटाफट करते चलो। देखिए
अगला एग्जांपल मैं बोलता हूं। टू पार्टिकल कैपिटल A and कैपिटल B carrying charge Q1 equals 4 ESU electrostatic unit and Q2 equals 6 ESU are placed R equals 2 centimeter apart. Find force between particle. पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स आप कैलकुलेट करो। दो पार्टिकल का है, कौन कौन, ए और बी, कितना कितना चार्ज कैरी करता है, तो 4 and 6 ESU, सेपरेशन 2 सेंटीमीटर का। एक बात ध्यान देना, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब SI सिस्टम नहीं है, कौन सा है, CGS है। अगर CGS है तो CGS में सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज Q1, दिस इज Q2। अगर CGS सिस्टम है तो फोर्स जो होगा K Q1 Q2, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि CGS है। यहां देख लो, चार्ज इन ESU एंड सेपरेशन इन सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो तो आप कहोगे कि ये कप्पा कांस्टेंट जो हमारे लिए है, जो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो रहा था, वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ना होकर अब कितना हो गया, 1। और अगर ये 1 है तो आप क्या कहोगे, तो 1 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 6। अब याद रखना, CGS यूनिट है मतलब न्यूटन नहीं होगा, क्या होगा, सही है। कोई दिक्कत है बोल ले, फटाफट छाप जल्दी। आगे लिख लो। देखो, प्रॉब्लम ने आगे बोला नेक्स्ट एग्जांपल में, टू पार्टिकल carrying charge Q1 equals 8 microcoulomb and Q2 equals 20 millicoulomb are placed 3 meter apart in water having dielectric constant then find force between particle। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो क्या कर रहा है। प्रॉब्लम का कहना है कि दो पार्टिकल है, ठीक बात है, कौन कौन, तो पहला 8 माइक्रोकूलम का और दूसरा 20 मिलीकूलम का। देख ले, पहला है Q1 8 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2 20 मिलीकूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मीटर, लेकिन कह रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पानी में डूबा हुआ है जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 है। याद रखना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है।
देखो फॉर्मूला दो तरह का था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा था के बाई एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या था के बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सवाल है कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने बताया था कि अगर एयर मीडियम में रहेगा तो एप्सिलॉन आर 1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर याद करो, और अगर किसी और मीडियम में है तो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और इसीलिए जो फॉर्मूला काम करेगा हमारे लिए दैट फॉर्मूला इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इनटू, अब ये मत कर देना कि एप्सिलॉन आर इनटू आर स्क्वायर मतलब आर क्यू कर लेना यार, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। तो आप कहोगे देख लो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो सही है, 8 माइक्रो क्लियर है, 20 मिली ये भी क्लियर है, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, एप्सिलॉन आर दे रखा 80 और ये 3 का स्क्वायर। एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल रखाता है तो 3 ही मीटर पे, एग्जाम में अगर दे दे 5 मीटर तक कहना कि सवाल गलत हो गया, क्या ऐसा करोगे यार? नहीं, 3 मीटर क्यों होता है? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि बाकी कोई क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये 9 है ये पक्का पता है। कप्पा कांस्टेंट का वैल्यू 9 हमारे पास है, अगर 3 है और उसका स्क्वायर हो गया तो 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 प्रेफर करते हैं। तो आप कैंसिल कर लो, 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया सब मिला के। आप कहोगे 160 डिवाइडेड बाई 80, कैंसिल कर लोगे 2, आप कहोगे 2 न्यूटन के बराबर। मतलब ये दोनों पार्टिकल अगर लिक्विड के अंदर जाके रहे, लिक्विड में नहीं रहता तो ये 80 नहीं होता, देख लो 160 न्यूटन फोर्स लगता हवा में, लेकिन लिक्विड में जाने से वो 160 न्यूटन फोर्स घटकर कितना हो गया, तो 2 न्यूटन काम करने लगा। क्लियर है? अगला सवाल देख लो। फॉर्मूला पे आ जाओ। F को आपने क्या कहा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेसिक टर्म पे बात कर रहे हैं अभी, अच्छे सवाल पे हम लोग आएंगे लेकिन फंडामेंटल चीजें क्लियर करने के बाद। और नीचे में हमने लिख रखा था मीडियम नहीं होगा तब ना, मीडियम रहेगा तो हम लोगों को कंसीडर करके तो चलना है। अब देखो अगर कभी ऐसा हो Q1 एंड Q2 कांस्टेंट है तो 3 तरह के ऑप्शन तुम्हारे हाथ में आएंगे। पहला, एप्सिलॉन आर कांस्टेंट हो, मतलब मीडियम नॉट चेंजेस। अगर ऐसा हो गया तो अब देख लो, कप्पा कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, या सब तो कांस्टेंट ही है, सारे कांस्टेंट को इकट्ठे एक साथ कर दे। आप कहोगे यहां 1 बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट को अगर हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन वाला खेल, आप कहोगे F1 बाई F2 R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। लेकिन मेरा मानो तो मैं तो ये बोलूंगा कि F इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियो वाले में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होने का बड़ा चांस रहता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि रेशियो की जगह प्रोडक्ट का रिलेशन यूज करो, अच्छा रहेगा। तो क्या कहेंगे कि फोर्स इंटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। आप देखो क्या किस तरह का एग्जांपल बोलेगा। प्रॉब्लम कहेगा 2 चार्ज पार्टिकल वाटर में रखा हुआ है एट अ सेपरेशन स्मॉल आर पे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 20 न्यूटन का। अगर दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ाकर 2r कर दिया जाए, वाटर के अंदर ही, बाहर नहीं निकाले,
वाटर के अंदर ही 2r कर दिया जाए सेपरेशन को, तो आप बताओ फोर्स का क्या वैल्यू होगा। देखो मीडियम वही रह गया, मीडियम नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, बदला कौन, तो सेपरेशन। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में F इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनिशियल ले लो, फाइनल ले लो, सवाल सॉल्व कर लो फटाफट। मतलब क्या, तो आप कह सकते हैं कि F1 R1 स्क्वायर F2 R2 स्क्वायर। मीडियम नहीं बदले, एयर में है पार्टिकल तो एयर में ही रहे, दो पार्टिकल है देखना, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। मैंने क्या किया, सेपरेशन को बढ़ा दिया या सेपरेशन को घटा दिया, सेपरेशन में ऑल्टरेशन कर रहे हैं, न चार्ज बदल रहा है न मीडियम बदल रहा है, सेपरेशन बदल रहा है। अगर सेपरेशन बदलेगा तो रिलेशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। दूसरा देख लो, अगर आप कहते हो कि R कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेपरेशन नॉट चेंजेस, सेपरेशन नहीं चेंज करेगा, मतलब मीडियम चेंज करेगा। जैसे प्रॉब्लम आपसे कहेगा कि दो चार्ज पार्टिकल सर्टेन सेपरेशन आर पे रखा जाए तो एयर मीडियम में मतलब हवा में एक दूसरे पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितने का, 50 का। अगर उस पूरे सिस्टम को एज इट इज उठा के तुम पानी में डाल दोगे तो फोर्स कितना होगा। सेपरेशन नहीं बदला, बदला क्या, तो मीडियम बदल गया। अगर मीडियम बदल गया तो क्या कहोगे, ओरिजिनल फॉर्मूला में कॉम्प्रोमाइज नहीं, K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन R इंटू आर स्क्वायर। मतलब आप कह तो सकते हो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन R। ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट हैं, इसका मतलब F जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, F1 बाई F2 एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। ये रेशियो रिलेशन है, बट मैं बोलूंगा कि प्रेफर करो ये लिखना कि F इंटू एप्सिलॉन R बराबर कांस्टेंट, F1 एप्सिलॉन 1 F2 एप्सिलॉन 2। बड़ा ही काम का फॉर्मूला तुम्हारे लिए होगा, रट्टा मार के रखना, फिट रहना। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट हमने यहां से सीख लिया। पहला कि अगर मीडियम नहीं बदले, मीडियम नहीं बदले, सेपरेशन बदले तो क्या होगा। दूसरा, सेपरेशन नहीं बदले, मीडियम बदले तो क्या होगा। कहोगे तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल तीसरा भी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अब उधर जगह नहीं है, इधर लगा लेते हैं, देख ले। अब इधर जो लिखेंगे यार थर्ड वाला है, ऐसा नहीं कि पहला इसी को कर देना। हालांकि पहला भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी बताएंगे यही एक फॉर्मूला याद रखोगे तो बाकी सब ऐसे ही डिराइव हो जाएगा। तीसरा, इफ एप्सिलॉन R एंड R दोनों वेरिएबल हो, दैट इज मीडियम चेंजेस एंड सेपरेशन चेंजेस, सेपरेशन आल्सो चेंजेस। मीडियम भी बदल रहे हो और सेपरेशन भी बदल रहे हो, दोनों बदल रहे हो। अगर दोनों बदलोगे तो क्या होगा, देखो ना बेसिक फॉर्मूला, K
Q1 Q2 एप्सिलॉन r तो है ही r स्क्वायर। चार्ज नहीं बदला है, वो तो पहले से कांस्टेंट है। तो चार्ज कांस्टेंट है, कप्पा कांस्टेंट है, तो यही बच गया ना। तो आप क्या कहोगे फॉर्मूला में, तो F इक्वल्स K Q1 Q2 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन r इंटू, ये टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। प्रोपोर्शनलिटी आप सॉल्व करना चाहो आप कर लो, क्या तो आप कह सकते हो F1 डिवाइडेड बाई F2 एप्सिलॉन 2 R2 स्क्वायर एप्सिलॉन 1 R1 स्क्वायर। एप्सिलॉन 2 पलटा मारा ऊपर, एप्सिलॉन 1 नीचे, R2 R1 स्क्वायर। लेकिन मैं बोलूंगा ये सब कुछ नहीं करो, F इंटू एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। देखो मेरा सजेशन मानो यार, मैं तो बोलता हूं यही एक फॉर्मूला याद रखो। अब अगर कभी कहोगे क्या फायदा होगा इसको याद करने का, अगर मीडियम नहीं बदला तो एप्सिलॉन r कांस्टेंट, ये हट जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। मीडियम नहीं बदला मतलब एप्सिलॉन r कांस्टेंट, आप देख लो एप्सिलॉन r कांस्टेंट F इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। कहेगा सेपरेशन नहीं बदला मतलब r बराबर कांस्टेंट, r कांस्टेंट F इंटू एप्सिलॉन r बराबर कांस्टेंट। देख लो अगर दोनों बदल जाए तो, इसलिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद है F इंटू एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो मेरे ख्याल से सारा सवाल बड़े आराम से आप लगाते चले जाओगे। तो चलो देखते हैं, एग्जांपल्स देखे थे, फटाफट छाप लो पहले इसको। चलो हम लोग मिटाते हैं, फटाफट कर लो भाई। मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला बस ये वाला याद रखो, सभी में लगेगा। फॉर्मूला क्या निकला देख ले, फोर्स इंटू डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मीडियम इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज का स्क्वायर, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हर हाल में क्या है, कांस्टेंट। F एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। चलो देख लो आगे, मैं बोलता हूं एग्जांपल लगा। टू पार्टिकल carrying charge are placed a small r meter apart, then repel each other with a force F. If separation between charge increases to 3r, then find force between charge. देखो क्या कहा प्रॉब्लम ने, प्रॉब्लम का कहना है कि दो पार्टिकल Q1 और Q2 R सेपरेशन से सेपरेटेड है। अगर आप उसके सेपरेशन को बढ़ाकर 3r कर दोगे, r के जगह 3r 3 गुना बढ़ा दो, तो प्रॉब्लम कहता है कि आप बताओ फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर शुरू में वो फोर्स F था तो। मीडियम के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, अगर बदलना होता तो बोलता, मीडियम के बारे में कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब मीडियम नहीं बदला है। अगर मीडियम नहीं बदला है तो आप कहते हो कि
F इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मीडियम नॉट चेंजेज। मीडियम का नहीं बदलना बताता है कि F इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। आप कहोगे शुरू में F कब? जब सेपरेशन आर स्क्वायर था। बाद में F1 होगा जब सेपरेशन 3r का। लिख दे क्या फॉर्मूला एक बार। F1 R1 स्क्वायर F2 R2 स्क्वायर। F1 मतलब F, R1 मतलब R का स्क्वायर, F2 निकालना है, दिस इज 3R का स्क्वायर। अब कहोगे FR स्क्वायर F2 इंटू 9R स्क्वायर। मैं तो बोलूं कैंसिल, F2 का वैल्यू F बाई 9। तुम बोलोगे आप बोल रहे थे यही वाला फॉर्मूला एक याद रहे, तो यही वाला फॉर्मूला याद रहे तो और ना बढ़िया है भाई। एक ही फॉर्मूला मुझे याद है, F इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। आ जाओ मुद्दे पे। मीडियम के बारे में नहीं कुछ बोला, मतलब क्लियर है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये नहीं बदल रहा है। लिख दो मीडियम नॉट चेंजेज। इसका मतलब एप्सिलॉन आर तुम्हारा कांस्टेंट है, और अगर ऐसा हुआ तो F गुना आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा, एंड देन वही वाला बात हो गया। सीधे सीधे ही लिखोगे बस यही, F इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। जो उसमें से नहीं चेंज करने वाला है, मतलब कांस्टेंट हो गया, आप उसको हटा दो, बाकी के बीच रिलेशन आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। टू पार्टिकल carrying charge Q1 and Q2 are placed a small r meter apart in a medium having dielectric constant epsilon 1 equals 6. Then both repel each other with a force 20 Newton. If medium replaced by another of dielectric constant epsilon 2 equals 8, then find force between particle. देखो क्या कर रहा है सवाल। टू पार्टिकल कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2 स्मॉल r सेपरेशन पे है, उस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, कितना से? 20 से। अगर मीडियम को बदलोगे, दूसरा मीडियम डालोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट करो। सेपरेशन नहीं बदला, आर था तो आर ही रहा, क्योंकि अगर बदलता तो प्रॉब्लम बोलता हमें। मैं बोलूं एक ही फॉर्मूला अपने पास है और उसी फॉर्मूला का यूज भी करेंगे, F इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। आप कहोगे F1 एप्सिलॉन 1 R1 स्क्वायर, F2 एप्सिलॉन 2 R2 स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला देख लो, R नहीं बदला। R नहीं बदलने का मतलब R1 बराबर R2 बराबर R। अगर ऐसा हुआ तो ये तो निकल लिया।
F1 एप्सिलॉन 1, F2 एप्सिलॉन 2। F1 मतलब 20, एप्सिलॉन मतलब 6, F2 तो चाहिए, और ये कितना होता है 8। F2 होगा क्या देख लो ध्यान देकर। इसका मतलब हुआ, ये लिख लो, अगर ऐसा करोगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कुछ और नहीं, कितना न्यूटन का, तो 15 न्यूटन का होगा। क्लियर? आगे बढ़ो। एकदम आसान आसान सा सवाल होता है, देखो एक ही रिलेशन बार बार बोलेंगे, तरह तरह का रिलेशन याद नहीं रखो, एक रिलेशन याद रखो, बाकी जो नहीं बदलेगा उसको बराबर कर देना। इनिशियल फाइनल में सवाल आसानी से निकलेगा तुम्हारा। चल अगला एग्जाम्पल देखते हैं। टू पार्टिकल carrying charge Q1 and Q2 are placed a small r meter apart in a medium having dielectric constant epsilon. Then both repel each other with a force F. If separation between particle reduced to r by 2 and medium replaced by another having dielectric constant for E, then find value of force between particle. पार्टिकल के बीच कितना फोर्स काम करेगा, अब ये बताओ। देखो क्या हो रहा है, ध्यान देकर देखना। दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 आर सेपरेशन पे सेपरेटेड है, एक ऐसे मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। सही है। आगे प्रॉब्लम ने कहा कि अगर सेपरेशन को घटाकर r/2 कर दोगे और मीडियम को बदलकर दूसरा 4e का मतलब 4 एप्सिलॉन का मीडियम लगा दोगे, तो प्रॉब्लम कहता है फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। बढ़िया बात है, मतलब इसमें मीडियम भी बदल रहा है, सेपरेशन भी बदल रहा है। कौन कौन बदल रहा है? मीडियम बदल रहा है और सेपरेशन बदल रहा है। तो इसलिए तो मैंने पहले ही बोला था कि अपना सबसे बढ़िया फॉर्मूला जिसमें गड़बड़ी का कोई चांस नहीं, F इंटू एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। याद करो, अगर ऐसा है तो आप कहोगे शुरू में F1 एप्सिलॉन 1 r1 स्क्वायर, F2 एप्सिलॉन 2 r2 स्क्वायर। F1 की जगह तो F सही है, ये एप्सिलॉन सही है, सेपरेशन सही है। बाद में मुझे कितना फोर्स मिलेगा नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम ने बोला कि दिस इज 4 एप्सिलॉन। देख लो
मीडियम रिप्लेस्ड बाय अनदर हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, ये तो मैंने लिख दिया। और R2 की जगह क्या बोलोगे, तो दिस इज R/2 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि F इंटू एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर, F2 इंटू 4E इंटू R स्क्वायर बाई 4। निकल लिया यार, ये तो कमाल का हो गया फंडा। F2 का वैल्यू कितना, पूछा हुआ एग्जाम्पल है। मतलब अगर दोनों को बदल रहे हो तो देख लो, फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स उतना ही रहेगा जितना वो पहले था। क्लियर है? तो देखो, तीन तरह के सिचुएशन हम लोगों ने पढ़े। हम लोग क्या पढ़ा यहाँ पर, क्या पढ़े हैं यहाँ पे, सेपरेशन बदल जाए, मीडियम बदल जाए, या दोनों बदल जाए। सेपरेशन बदल जाए, मीडियम बदल जाए, या दोनों बदल जाए। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अगला देखिए, टू पार्टिकल carrying charge Q1 equals 8 microcoulomb and Q2 equals 8 को कर दो 12 कर दो, and Q2 equals minus 8 microcoulomb are placed a small r meter apart. A small r meter apart. If both comes in contact and again placed at their original position, then which of following is ratio of initial force between particle to final force between particle। दो चार्ज पार्टिकल रखा गया, सेपरेशन आपको दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, तो कांटेक्ट में आने के बाद प्रॉब्लम आपसे कहता है कि इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स के बीच क्या रेशियो वाला रिलेशन होगा, आप कैलकुलेट करो। चार ऑप्शन ये है, देख लो। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा ए में, (24:1), बी में (-24:1), सी ऑप्शन दिया हुआ है 3:4, डी ऑप्शन दिया हुआ है (-3:4). देखो, इस प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट के हिसाब से ढंग से सॉल्व करो। पीएमटी का पूछा हुआ सवाल है, ये जो दो तरह का बात है, एक में प्लस और एक में माइनस, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात होता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने बोला था कि कूलम्ब्स लॉ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है।
मतलब कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि नेचर ऑफ चार्ज ये डिसाइड करता है कि फोर्स का नेचर कैसा होगा। तो अगर माइनस वाला नहीं होता तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस का ऑप्शन दे दे तो थोड़ा ध्यान देकर सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं, नॉर्मली यही करते हैं। लेकिन अगर माइनस दे दे तो ये याद रखना कि एक बार उसके साइन कन्वेंशन के बारे में, मतलब उसके नेचर के बारे में प्रॉपरली सोचेंगे। देख लो क्या मतलब है, समझ लो बात। प्रॉब्लम ने बोला पहली बार भाई कि 12 माइक्रो कूलम है और -8 माइक्रो कूलम है, सही है। दोनों डिसिमिलर चार्ज है, इसीलिए दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और आप कहोगे कितना, तो K इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, नेचर अट्रैक्टिव है, ये क्लियर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा तो ये मैंने दिखा दिया। कहोगे -12 कहां से लाए, ये भी माइक्रो है, ये भी माइक्रो है, देख लो दोनों माइक्रो है। अब इसको पूरा लिख दे क्या, तो आप कहोगे ये F1 जो होगा K इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r²। आप कह सकते हो कि दोनों के बीच का फोर्स ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है। आगे क्या बोला प्रॉब्लम ने आपसे, प्रॉब्लम ने आपसे कहा कि अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, ठीक बात, आने दे। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, Q1 आपको कह रहा है +12 माइक्रोकूलम और Q2 कह रहा है -8 माइक्रोकूलम। अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो डिसिमिलर चार्ज है, इसीलिए आप कहोगे Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई 2। याद करो, जब तक आपको ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहे, मैंने बताया था कि अभी बॉडी सेम ज्योमेट्रिकल शेप का होगा, मतलब चार्ज बराबर बराबर बांटेगा। सिमिलर में मैंने बोला था Q1 + Q2/2, डिसिमिलर में मैंने बोला था Q1 - Q2/2। आप कर दो, आप कहोगे 12 - 8 डिवाइडेड बाई, अब ये नहीं कि यहां माइनस है इसको भी माइनस कर देना, इसी के कारण तो माइनस हुआ है, क्लियर है। आप कहोगे प्लस, अब देखो नाउ आप कहोगे ये Q है, दोनों शेयरिंग करने के बाद, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद जो चार्ज कैरी करेगा वो यही है। कितना कितना करेगा, तो +4 माइक्रोकूलम प्लस, पढ़ाए थे याद करो। अगर दोनों इतना सेपरेशन यही है तो अब फोर्स कितना, तो दोनों रिपेल करेगा, याद कर। क्यों रिपेल करने लगा, तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होगा। दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, दोनों के बीच रिपल्सिव। कितना, तो F2 का वैल्यू K Q/r², K इंटू 2 10⁻⁻6। तुम्हारा F1 निकल गया, F2 निकल गया। अब आप कुछ नहीं, एक बात का ध्यान रखना बस, ये जो है ये अट्रैक्टिव है, और ये जो है ये कुछ और नहीं, क्या है, रिपल्सिव है। दोनों का नेचर अगर सेम होता तो पॉजिटिव, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो अपोजिट नेचर मतलब क्लियर है, बीच में माइनस साइन आएगा।
तो एक बात तो क्लियर हो गया कि रूल आउट हो गया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दोनों का नेचर सेम रहता तो एक जैसा, लेकिन अपोजिट है, इसलिए हर हाल में कौन सा वाला तो माइनस वाला होगा। दो ऑप्शन तो तुम्हारे छट गए, बाकी बचे दो। अब देख लो, प्रॉब्लम ने कहा F1 बाई F2, तो आप कहोगे कैंसिल वैंसिल करके फिट कर लो। बाकी सब तो के कट जाएगा यार, आर स्क्वायर कट जाएगा, 10 टू द पावर -6 कट जाएगा। आप कहोगे यहां तो आया 24:1, क्योंकि नेचर को मैंने नहीं दिखाया, मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल रहे हैं। और अगर यहां माइनस नहीं रहता तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता। माइनस जब कभी भी इन्वॉल्व करेगा, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपसे ये जानना चाहता है कि नेचर के साथ फोर्स का सही स्टडी आप करते हो या नहीं। इसीलिए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, तो -24:1। क्लियर है? अगला एग्जांपल देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर, फटाफट छाप ले। अगला एग्जांपल देख लो, ए टोटल इलेक्ट्रॉन of 36 gram water collected together and total proton together if both are placed at a separation find force between them। 36 ग्राम वाटर का सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ कर लिया गया और सारा प्रोटॉन एक साथ कर लिया गया। 36 ग्राम वाटर में पहले बताना है कि कितना है इलेक्ट्रॉन जिसको आपने एक साथ करा। तो मैंने बताया था, याद करो कि 36 ग्राम 2 मोल, क्योंकि पहले पढ़ाया हुआ इसलिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। 36 ग्राम वाटर मतलब कितना, 2 मोल। कैसे, तो आप कहोगे वाटर के लिए यार फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 18 ग्राम 1 मोल होता है, इसका मतलब 36 ग्राम कितना, तो 2 मोल। इसका मतलब हो गया कि 2 × 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। हर एक मोल में इतना मॉलिक्यूल होगा, याद करो। अगर इतना मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हुआ 2 × कितना, तो 10 × 6.023 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर मोल हो गया। क्योंकि इसके हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इतना मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो आप कह सकते हो टोटल निकल गया। तो फॉर्मूला 2 से गुना कर दिए हैं,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो हो तो गया, सवाल सॉल्व। देख लो, आप कहोगे 6, आप बोलोगे 4, आप बोलोगे 0, आप बोलोगे 12 पॉइंट, मैं तो बोलूं 10 टू द पावर कितना, मल्टीप्लाई कर दिए, 10 जीरो ले गए। अगर इतना है तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज कितना होगा। देख लो, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है और यहाँ पे सारा प्रोटॉन का कलेक्शन है। नंबर क्या होगा? तो नंबर हर हाल में, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हर हाल में क्या होगा? सेम, क्योंकि न्यूट्रल होता है बॉडी। तो अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आप कह सकते हो कि चार्ज जो हो गया n इंटू ई 12.046 10 टू द पावर 24 इंटू 1.6 10 टू द पावर -90। किस तरह का ये? तो ये नेगेटिव। Q2 क्या होगा? तो ये Q2 भी Q1 के बराबर होगा, लेकिन होगा कैसा? Q2 भी Q1 के बराबर होगा, लेकिन नेचर का बात करो तो नेचर कैसा? तो पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो आप कहोगे अब फोर्स, दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, फोर्स कहोगे कितना? तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब कहोगे Q1 Q2 का वैल्यू पुट करना यार, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ कर लिया जाए, सारा प्रोटॉन एक साथ कर लिया जाए, तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। असाइनमेंट का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, आप लोगों को मैंने बताया था कि पीडीएफ आपको मिलेगा कहां से, तो सारा कुछ मैंने डिटेल बताया हुआ है। पता नहीं कुछ बच्चे बताते हैं कि नहीं मिल रहा है यार, तो एक काम करना, टेलीग्राम ऐप पे जाना और वहां जाकर टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम ऐप पे फिजिक्स व आनंद कुमार खोज लोगे, या लिंक मैंने दिया हुआ है, लिंक से आप पहुंच जाओगे वहां पे। और लिंक से पहुंचने के बाद वहां पे देखना कि जब पेज खोलोगे ना, तो थर्ड ऑप्शन में फाइल दिया हुआ है, फाइल के अंदर जो भी पीडीएफ मैंने डाला है वो फाइल के अंदर ऑलरेडी सेव्ड है, तो वहीं पे वो सेव किया हुआ रहेगा। आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करके नोट डाउन करना हो, जो करना हो करना, क्योंकि अगले लेक्चर से असाइनमेंट से सवाल करना शुरू कर लेंगे। अरे ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे चल, अच्छे से पढ़।